जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2024 का है और ये सेट 1 है सीबीएसई बोर्ड। तो इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइनिंग है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम। आपको आंसर की मैं हिंदी मीडियम में बताऊंगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। और यदि चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुँच सके। पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो इसी के साथ देखते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा के अधिकांश स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर स्थित थे? ऑप्शन है शुष्क भूमि, अर्ध शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि या फिर रेगिस्तान भूमि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित थी, इसीलिए जल की आवश्यकता होती थी और वो सिंचाई के साधन जुटाते थे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? ऑप्शन है राजगाह, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजगाह या राजगीर, जो वर्तमान में जाना जाता है ये, ठीक है, बिहार में पड़ता है। ये मगध की राजधानी थी। यदि इसी जगह पे मौर्य साम्राज्य की राजधानी आ जाए तो आपको पाटलिपुत्र लगाना है, ठीक है। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वकाटक रानी थी? ऑप्शन है प्रभावती गुप्त, गौतमी, सुभद्रा और दित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती गुप्त। वकाटक रानी थी, वकाटक वंश में इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी, ठीक है। तंगुन नामक गांव इन्होंने दान में दिया। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दिए चित्र के निम्नलिखित विकल्पों से पहचान कीजिए। पहचानना इसे। ऑप्शन है सिंह शीर्ष, कुषाण की मूर्ति, सांची की मूर्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंह शीर्ष है ये, ठीक है। और ये अपने नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है ये। और ये अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है, पत्थर के पॉलिश से। ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए है। तो क्वेश्चन इसमें वही है, सुदर्शन झील जलाशय किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही उत्तर वैसे ये है बी, तक राजा रुद्रदमन, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थान है। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग डैश थी। तो इसका ऑप्शन है 600, 500, 400 या 700। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 700 लगभग कुओं की संख्या का अनुमान लगाया है, ठीक है, विद्वानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये यहाँ पर पढ़ने हैं चारों ऑप्शन और इसमें से सही विकल्प बताने हैं। और ये ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला है, महा प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला थी जो भिक्षुनी बनी। ये बात सही है। दूसरा है, कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। ये भी सही है। तीसरा है, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए जिनमें राजा और दास भी थे। ये भी सही है। और चौथा है, एक बार संघ में आ जाने पर सभी को धम्म महामात्य माना जाता था। तो ये वाला जो है ऑप्शन चौथा, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं तीन बातें सही है लगातार, एक दो तीन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन, ये तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। इसको पढ़ के और इसका आंसर करना है। तो देखते हैं अभिकथन। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख मिले थे। तो यहाँ पर ये वाला बात सही है, ठीक है, हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख मिले थे। लेकिन विरूपाक्ष का ऐसा कोई वास्तविकता नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है।
और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। दूसरा बी है ऑप्शन, अभिकथन ए, यानी ये अभिकथन सही है, दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें 50-50 चांस है। और सी जो है अभिकथन यानी सही है परंतु कारण गलत है, तो यहाँ पर ये वाला जो है अभिकथन ये तो सही है लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। ठीक है, विरूपाक्ष की बात यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो सकता है और एक ये भी हो सकता है बी ऑप्शन, ये आप सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने भूमि पर मुगलों के राजकीय स्वामित्व के दुष्प्रभावों की बात अपनी पुस्तक में लिखी। ऑप्शन है अल्बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, डोमिंगो पेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसवा बर्नियर ने ऐसे जिक्र किया था अपनी पुस्तक में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की भू राजस्व प्रणाली थी। ऑप्शन है इजारेदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, महानायक प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली एक प्रशासनिक सैनिक तंत्र था जो कि मुगल सम्राट द्वारा कुछ सैनिकों को नकदी यानी चुकता किया जाता था पैसे, और कुछ को यहाँ पर भूमि आवंटन भू राजस्व वाला टैक्स के रूप में बांट दिया जाता था। ठीक है, मार्को पोलो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था। ऑप्शन है रूस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इटली, इटली से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन अमुक्त मल्यद के लेखक थे। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर, हुक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय के द्वारा ये अमुक्त मल्यद लिखा गया था तेलुगु भाषा में। और यहाँ पर कृष्णदेव राय से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, और ये तुलु वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय में निम्नलिखित में से किस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। ऑप्शन है प्रश्न के साथ आरंभ, कविता के साथ आरंभ, चित्र के साथ आरंभ, उद्धरण के साथ आरंभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न के साथ आरंभ। उसकी किताब की यही विशेषता है कि प्रारंभ में प्रश्न होते थे, उसके बाद उसकी व्याख्या होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन फिर से पढ़ने हैं और विकल्प यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कबीर की वाणी 4 विशिष्ट परंपराओं में संकलित है। एक बात ये गलत है, वैसे ये 4 में नहीं है। दूसरी बात है कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध है, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा है कबीर ने परम सत्यता को वर्णित करने के लिए अनेक परंपराओं का सहारा लिया, ये बात सही है, तीसरे। और चौथी है कबीर परम सत्य को अल्लाह, आत्मा, हजरत और निराकार कहते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर इनमें से 2 ही बात सही है, तीसरा और चौथा। ये ऑप्शन में मिला लेंगे कौन सा है, तीसरा और चौथा ये रहा। तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, तो 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूफी संत की पहचान कीजिए। ऑप्शन है उनकी दरगाह दिल्ली में है और अमीर खुसरो उनके शिष्य है। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में और उनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो थे। ठीक है, इसी की जगह यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती का भी आ सकता है, तो आपको अजमेर यानी राजस्थान दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में संथाल विद्रोह को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। निम्न में से यहाँ पर ऑप्शंस चुनने सही। हालांकि ये मिड टर्म में नहीं आएगा, फाइनल टर्म में, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है इसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, इसने इस्तेमारी बंदोबस्त को तत्काल समाप्त कर दिया, इसने सिपाहियों के माध्यम से 1857 के विद्रोह को सीधे तौर पर भड़काया, या फिर दामिनी को के लोगों के प्रति अंग्रेजों की विशेषकारी प्रकृति को उजागर किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
दामिनी को। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, अवध, बैरकपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से किया था। ठीक है, नेतृत्व। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लिए 18वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की, जिससे वह इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर है सही इसका डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनकी सलाह पर ही ऐसा किए थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक क्यों चुना? ऑप्शन है यहाँ पर, गांधी जी ने चरखे को सत्य के प्रतीक के रूप में देखा, गांधी जी ने चरखे को गरीबों के प्रतीक के रूप में देखा, गांधी जी ने चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा, गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखा। तो इसका जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखा। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, जो डिपेंड नहीं रहता किसी चीज पे। ठीक है, तो चरखा भी एक प्रकार से डिपेंडेंसी को खत्म करता है, उससे लोग सूत काटने का काम करते थे, आत्मनिर्भर बनते थे, इसीलिए ये डी सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरा बिहार से 1857 के विद्रोह के नेता थे? ऑप्शन है शाहमल, बिरजिस कद्र, टंका शाह, कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। ठीक है, ये बिहार से संबंधित थे और बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया? हालांकि पेश किया लिखा जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ऑप्शन है यहाँ पर डब्ल्यू सी बनर्जी, जीबी पंत, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, अब ये 3 अंक वाले हैं, फिर इधर देखेंगे आप तो 8 अंक वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक में महाजनपदों की विशेषता बतानी है, 3 विशेषता बतानी, या फिर मगध एक शक्तिशाली महाजनपद में विकसित होने के कारण 3 कारण बताने हैं। तो यहाँ पर सिंपल बता सकते हैं, महाजनपद सभी महाजनपदों की राजधानी थी, 16 महाजनपद थे, हर एक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी थी, किलेबंद हुआ करते थे ये, और साथ ही यहाँ पर विशिष्ट और मजबूत कह सकते हैं ताकतवर शासक हुए हैं, जिन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। यहाँ पर हथियार बनाने के लोहे के खदान उपलब्ध थे, हाथियों की उपलब्धता थी, प्लस में ये गंगा के किनारे स्थित थे, है ना, पटना, जिससे कि आवागमन बहुत ही आसान होता था, सस्ता पड़ता था, और मौर्य साम्राज्य का जो शासन प्रशासन था वो यहीं से चलाया जाता था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में है यहाँ पर, तो बता सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार यहाँ पर संपूर्ण विश्व क्या है, अनित्य है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ बदलता रहता है, और ये क्षण भंगुर जीवन में मनुष्य को क्या है जकड़ रखा है। इस तरह की बातें हैं, और बुद्ध की शिक्षा सूत पिटक में रखी गई है, तो ये आप बता सकते हैं, इसी में जैन धर्म को आप याद रख लेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य के विट्ठल मंदिर की विशेषताओं की परख करनी है। तो विट्ठल मंदिर जो है महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के ही रूप है, उनके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य से 8वें चैप्टर से आपको मिल जाएगा, महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। जैसे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, पुरुष जो होते थे वो खेती में खेत की जुताई करते थे हलों के द्वारा, और महिलाएं निराई बुआई और कटाई का काम करने का काम करती थी, दूध काटने का काम, ये सब काम उनके थे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से 13वें चैप्टर से मिल जाएगा आपको। 1857 ये मिड टर्म में ये सब आ नहीं रहे,
तो आप इसे स्किप करेंगे और फाइनल एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फिर इस यहाँ पर 8 नंबर वाले देखते हैं 28वां क्वेश्चन। ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व में अधिकांश हड़प्पा स्थलों का त्याग कर दिया गया था। कारण के बारे में बताना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में बता देना है। ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, फर्स्ट वीडियो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2-3 वीडियो देखेंगे 10-10 मिनट की, कवर हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का और क्वेश्चन है यहाँ पर, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्य थे उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। उपयुक्त कथनों के बारे में बताना है। अल्बेरुनी के अवलोकन की व्याख्या करना है। वही अल्बेरुनी से है, जाति प्रथा के बारे में अल्बेरुनी ने जिक्र किया था। जैसे कि यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्थाएं थे, तो वहाँ भी यूरोप समाज में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ठीक है। तो इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। ये भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में इब्न बतूता का। उसके बाद यहाँ पर है 30वें क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपको 10वें चैप्टर से देखने को मिल जाएगा, ये इस्तेमारी बंदोबस्त वगैरह, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर स्रोत को पढ़ना होता है और इन्हीं में से छांट के लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सभा से द्रौपदी का क्या प्रश्न था। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ के और आंसर दे देंगे आप। जैसे कि सभा से द्रौपदी का क्या प्रश्न था, तो यहाँ पर देखिए द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। यही लिख देना है, बस आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ही छांट छांट के लिखना होता है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन भी इसी तरह पैसेज का है, सॉरी। तो इसमें भी वो इसी तरह का पैसेज बताया गया है, नयनार संत के बारे में है। तो यहाँ पर पढ़ के आप लिख सकते हैं। नयनार कौन थे, तो नयनार शिव भक्त थे, जो कि तमिलनाडु में अलवार और नयनार संत का उद्भव हुआ था 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तो उसमें नयनार जो थे वो शिव भक्त थे, ठीक है, शिव की पूजा करने वाले। फिर यहाँ पर एकमात्र आश्रयदाता किसे माना गया, इन्हीं में आंसर मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। यहाँ पर एकमात्र आश्रय के रूप में मारपेरू के भगवान तमिलनाडु के तंजावुर के मारपेरू में रहने वाले शिव को माना गया है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं और आंसर कर लेंगे आसानी से। 33वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पैसेज है, पैसेज से पढ़ के आपको आंसर देना है। 33वां क्वेश्चन जो कि मानचित्र मैप से संबंधित है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हैं मैप को, ये इस तरह से दो तो स्थल दे देंगे चिन्हित करके, बाकी 3 को आपको खुद से भरना होता है और वो नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन डाला है इसने। तो पहला क्वेश्चन इसमें डाल रखा है कालीबंगन, जो कि विकसित हड़प्पा स्थल है। दूसरा है कौशाम्बी, जो कि अशोक के अभिलेख है। और तीसरा है यहाँ पर कलकत्ता, अंग्रेजों के अधीन शहर, अथवा में लखनऊ, अंग्रेजों के अधीन शहर, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भर सकते हैं और ये 2 भरने हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए और 2 चिन्हित कर रखा है उसने, तो वहाँ पर हमको पढ़ के याद करके लिखने हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर पहले तीनों। सबसे पहला कालीबंगन था, तो कालीबंगन आपका राजस्थान में आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कौशाम्बी, अशोक का अभिलेख, ठीक है, इधर डाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था इसका कलकत्ता, तो कलकत्ता यहाँ पर डाल सकते हैं, मेरा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता आ जाएगा। या फिर लखनऊ, तो लखनऊ यहाँ आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए। अब 2 बचते हैं, यहाँ पर चिन्हित कर रखा है। क्वेश्चन पूछा क्या है वो देखते हैं। भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर मुगल साम्राज्य से संबंधित 2 स्थानों को ए और बी के बीच में चिन्हित किया गया है। उन्हें पहचान करके उनके सही नाम उसके आगे लिखना है, ठीक है। तो किससे संबंधित है क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य से। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य में 2 स्थल ये कौन कौन से हैं, तो ये जो चिन्हित किया है ये हरियाणा से संबंधित है। तो हरियाणा में कौन सा जगह है, ये पानीपत, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश में ये वाला कौन सा जगह है, आगरा। तो ये दोनों आगरा और पानीपत जो है ये मुगल साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इस तरह से आप करेंगे तो। और आप और 5 नंबर आप लोगों को फिक्स करने हैं, तो 2 वीडियो बनाई गई है 5-5 मिनट की है। चैप्टर 1 से लेके 8 तक दोनों बुक के मैप के सभी क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए गए हैं ट्रिक के साथ। उसे आप ज़रूर देखें, उससे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है।
अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो सबसे पहला मोहनजोदड़ो को आप अच्छे से कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर छठे चैप्टर से सूफी संत में जो अलवार नैनार ये सब थे, इनको कवर करने हैं आपको अच्छे से। उसके बाद अलबिरुनी में जाति व्यवस्था के बारे में कर लेना है आपको कंप्लीट। फिर चौथे चैप्टर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ लेना है और एक सांची के स्तूप के बारे में। उसके बाद है आपका तीसरे से महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस प्रकार से है, उसको अच्छे से कवर करने हैं। फिर यहाँ पर दूसरे चैप्टर से राजा किसान नगर में ये आपको महाजनपद के बारे में पढ़ लेना है। मगध किस प्रकार से शक्तिशाली महाजनपद बन गया, या फिर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसको पढ़ लेना है। ठीक है। फिर इसी 7वें चैप्टर से विजयनगर से यहाँ पर मानवी डिब्बा को अच्छे से कवर करें। फिर कृष्ण देव राय से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ लें। फिर 8वें क्वेश्चन से मुगल साम्राज्य में जो आईने अकबरी है उसको आपको पढ़ के जाना है। फिर साथ में पंचायतों के बारे में पढ़ लेना है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है महिलाओं की भूमिका मुगल साम्राज्य में। ठीक है। वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।